ठीक है, मर्म के बारे में देखते हैं। मर्म की अपन ने 4 परिभाषा पढ़ी थी। मारियन तीती मरमारी, जो मार देते हैं उन्हें हम मर्म कहते हैं। डलर ने परिभाषा दी थी। तो इसमें रेफरेंस पूछा जाता है कि परिभाषाएं किसने बताई। इसलिए मारियन तीती से स्टार्ट होगा तो किसने कहा? डलर ने कहा। मरमाणी शल्य विषयार्थ अभी तुम सुश्रुत 6 में देख लोगे। तो शल्य को, मर्म को शल्य का आधा विषय किसने बोला? सुश्रुत ने बोला। ये तुमने 1-2 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। अपीचा मरण करके मर्म हो जाएगा, ये अष्टांग हृदय में आया है। और भी जो होते हैं, जो मृत्यु करने वाले होते हैं, उन्हें मर्म कहा जाता है। ऐसे करके उन्होंने परिभाषा बताई। तो अष्टांग हृदय का है। तो मर्म का एक चीज अपन और पढ़ने को मिल सकता है कि मर्म का जो डिस्क्रिप्शन है हृदय में कहाँ मिलेगा? शारीर स्थान में मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा है मर्माणी जीव धारा। क्या? ठीक है, धाराणी। तो मर्म जो होते हैं वो जीव का धारण करने वाले होते हैं। प्राय मुनियों जुगी, प्रायः करके होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुनियों जुगी, तो ये हमें मुनि जो वर्ड आएगा ना, वो ज्यादातर तुम्हें सारंगधर में मिलेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर किसी कोटेशन में मुनि करके आता है तो तुम्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कोटेशन सारंगधर का होगा। तो ये 4 परिभाषाएं तुमने देखा। मर्म का वर्णन अपन को कहाँ मिलता है? सुश्रुत शारीर 6 में मिलता है। प्रत्येक मर्म निर्देश करके इसका पूरा का पूरा चैप्टर बताया गया है। प्रत्येक मर्म निर्देश अध्याय अभी देखेंगे। मर्म की परिसंख्या अगर देखेंगे तो 107 मर्म होते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी हो। चाहे दुनिया का कोई भी हो, मर्म कितने होते हैं? 107। तुम लोग क्या सिद्धा यूनिट चलती है दिव्या कॉलेज में, तो उसमें वर्मन करके जो सिद्धा में होता है, मर्म को ही वो लोग क्या बोलते हैं? वर्मन बोलते हैं। उनके भी वो वाइटल पार्ट्स ही होते हैं। वो लोग काउंटिंग 108 बोलते हैं। वैसे अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि उसमें वर्मन शब्द से तुम्हें मिलेगा। इसके बाद देखो, अपन यहाँ पे देखते हैं तो जो मुख्य मर्म होते हैं 3 ही होते हैं। चाहे चरक के देखो, चाहे सुश्रुत के देखो। सुश्रुत ने ऐसे मुख्य मर्म नहीं बताए, सुश्रुत ने सभी को बोला। वाग्भट बोलते हैं। तो जो चरक का मुख्य मर्म मिलता है अपन को 3 मिलते हैं, वस्ती, हृदय और सिर। वस्ती मिलता है, हृदय मिलता है और सिर मिलता है। ये क्या कहते हैं? इसे चरक के याद करना है तो तुम्हें वहसी याद कर सकते हो। वाग्भट में याद करोगे तो बहना, वस्ती, हृदय और नाभि। तो वाग्भट ने उसी चीज के लिए महामर्म टर्म यूज किया था। महामर्म, महामर्म किसे कहते हैं? वस्ती, हृदय और नाभि को कहते हैं। वाग्भट ने बोला था। महागुण क्या होते हैं? महागुण किसी को मालूम है? सत्व, रज और तम। महागुण क्या हो जाएंगे? सत्व हो जाएंगे, रज हो जाएगा और तम हो जाएगा। ये अपन ने कल देख लिया था कि चरक ने मर्मों का वर्णन जो किया था 2 प्रकार से किया था। एक स्कंध आश्रित मर्म बोला था और एक क्या बोला था उन्होंने? दूसरा वाला शाखा आश्रित मर्म। तो जो शाखाओं में होते हैं, हाथ पैर में हो जाएंगे, वो शाखा आश्रित हो जाएंगे। स्कंध आश्रित जो सिर और ट्रंक के बीच में हो जाएंगे, वो पूरे क्या कहला जाएंगे? स्कंध आश्रित कहला जाएंगे। ये तुम कल देख चुके थे। तो जो पृष्ठ के मर्म है, उदर के मर्म है, वक्ष के मर्म है और उदजत्रुगत मर्म है, ये किस में आएंगे? स्कंध में आएंगे। बाकी हाथ और पैर के जो मर्म आएंगे वो किस में जाएंगे? शाखाओं में जाएंगे। इसमें एक लाइन लिखी है, देखो यहाँ पे, मर्म का लक्षण। तो हम मर्म किसे कहेंगे? लक्षण कहने का मतलब क्या होता है कि किससे हम पहचानेंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि आंख, तो आंख में तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई पार्ट होगा, ब्लैक कलर का होगा, व्हाइट कलर का पार्ट होगा, पलके होंगी, उसे हम आंख कहेंगे। नाक में होगा कुछ उभरा हुआ से स्ट्रक्चर होगा। तो उसी तरह मर्मों के लिए कहा जाता है कि अगर हमें किसी पार्ट्स में 5 चीजें मिलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मर्म कहेंगे। वो 5 चीजें क्या होती हैं? वो 5 चीजें क्या होती हैं? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। ये 5 चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनके सन्निपात को ही हम मर्म कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं यहाँ इनका सन्निपात मिल रहा है तो मांस, सिरा, स्नायु। जब यही चीज भाव प्रकाश में जाओगे तो भाव प्रकाश में ऐसा बोला कि हो सकता है एक मांस से दूसरे मांस को कनेक्ट करने वाली चीज को हम मांस बोले, एक सिरा से दूसरे सिरा को कनेक्ट करने वाली चीज हो सकती है, या मांस, सिरा, स्नायु तीनों को कनेक्ट करने वाली चीज हो सकती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। ऐसा करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। नॉलेज के लिए कोई क्वेश्चन वहां से नहीं बनना है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि मर्म कितने चीजों के सन्निपात से बनता है? 5 चीजें। पहला क्वेश्चन, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। यही जब वाग्भट में जाते हैं तो वाग्भट ने धमनी वर्ड और जोड़ दिया कि अगर धमनी जुड़ जाएगी तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? मांस बोलेंगे। हो सकता है सुश्रुत ने धमनी और सिरा को डिफ्रेंशिएट ना किया, उन्होंने सिरा वर्ड बोल के धमनी को भी उसी में इंक्लूड कर लिया। ये हो सकता है। तो तुमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद जो मर्म होते हैं, तो मर्म में प्राण रहते हैं। तो प्राण जो होते हैं वो 12 चीजों में होते हैं। पहले भी तुमने पढ़ा था, प्राण 12 होते हैं। तो तुमने देखा था सत्व, रज और तम होता है। फिर इसके आगे हो जाएगा, यहाँ पे सत्व, रज, तम त्रिगुण हो गए। अग्नि, सोम और वायु। अग्नि, सोम और वायु वात, पित्त, कफ को ही डिनोट करता है। फिर इसमें होता है पंचेंद्रिय होती है और साथ में भूत आत्मा जुड़ जाता है। तो ये 12 चीजें होती हैं, ये मर्म कहलाती है। या ये समझ सकते हो कि मर्मों में ये 12 के 12 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे।
ऐसा नहीं है कि वहां पे चक्षु इंद्रिय भी प्रेजेंट होगी, कर्ण इंद्रिय भी प्रेजेंट होगी, पर कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये ऐसा सोचने की चीज है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मर्म में क्या रहते हैं, प्राण रहते हैं। प्राण कौन कौन से होते हैं, सत्व रज तम होता है, अग्नि सोम वायु होती है, पंच इंद्रियां होती हैं और आत्मा होती है। हो गए ना, क्या है 12? क्लियर है ये पॉइंट? अब इसके बाद आते हैं मर्मों के प्रकार पढ़ते हैं। तो जो मर्मों के प्रकार होते हैं अपन ने कल देखा था, रचना भेद से देखा था, देश भेद से देखा था और प्रमाण भेद से देखा था, परिणाम भेद, 3 प्रकार का देखा था। रचना भेद से मर्म जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा था, रचना यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो धातुओं के या स्ट्रक्चर बनाने वाली चीजें हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और क्या हो जाएगा, मांस, 5 ही चीजें, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। सुश्रुत के अनुसार अगर क्वेश्चन आता है कि वाग्भट के अनुसार रचना भेद से मर्म कितने होते हैं, क्या आंसर दोगे? 6। उसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, धमनी, बस यही चीज ऐड करना। तो धमनी तुमने याद किया था, धमनी में ना आता है तो उससे याद करोगे 9। कितने एक्स्ट्रा बताए, 9। अब अपन चलते हैं, कल अपन ने याद कराया था मांस मर्म कितने होते हैं, मांस मर्म 11 सिरा मर्म कितने होते हैं, 11 41 41 ठीक है। स्नायु मर्म कितने होते हैं, 27 कितने, 27 37 दूसरी चीज बाद में बनाएंगे। तो मांस 11 होते हैं, सिरा 41 होते हैं, मैंने याद कराया था 46। से काटोगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, तो 1 और 1 11 हो जाएगा। सिरा से 46 वर्ड याद कर लेना, 41 को 46। इसके बाद स्नायु जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। अस्थि मर्म कितने होते हैं, 8 इसके बाद जो होते हैं संधि मर्म कितने होते हैं, 20 संधि क्या होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, ऐसा करके याद रखना। तो 2 नंबर याद रह जाएगा, तो 2 में 0 ऐड कर लोगे, अस्थि आ से 8 याद कर लोगे। अस्थि संधि के प्रकार तुमने पढ़े थे, वो भी तुमने 8 पढ़े थे। जब वाग्भट में यही चीज चलते हैं तो सब कुछ सेम होता है, बस पर 144 तुम्हें याद रखना होगा। 144 क्या है, जो मांस मर्म है उससे 1 घटा देना है, सिरा मर्म से 4 घटा देना है और फिर लास्ट में स्नायु मर्म से 4 घटा देना है। क्रम से याद रखना, मांस, सिरा, स्नायु, MSS है ना, या फिर जो भी बनाना है तुम्हें, मांस, सिरा, स्नायु 144 घटा दोगे तो मांस का 1 घटा दोगे, गुदा मर्म हट जाएगा, सिरा में 4 घटा दोगे तो 37 हो जाएगा। यही वर्ड आया था 46 और 37। सिरा में मैंने तुम्हें याद कराया था 47 याद करना और 37 याद करना। 41 सुश्रुत के अनुसार है, 37 वाग्भट के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा स्नायु मर्म जो हो जाएंगे, 27 से 4 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। लेकिन काउंटिंग इनकी 107 ही रहेगी। तो जो कम किए हैं 9, उसको क्या किया उन्होंने, एक्स्ट्रा जोड़ दिया किसमें, धमनी में, तो काउंटिंग चेंज नहीं हुई, ठीक है। पढ़ लिया। रचना भेद से मर्म कितने होते हैं, 5। फिर इसके बाद होते हैं अंग भेद से, या इसी को देश भेद से भी कह सकते हो। अंग भेद हो सकता है, देश भेद भी हो सकता है। देश मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट, बॉडी पार्ट्स को देश काउंट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, मैं तुम्हें याद कराता हूँ, सामग्री तो शाखा में हो जाएगा, मध्य शरीर का हो जाएगा, ग्रीवा के ऊपर हो जाएगा। तो जो शाखा में मर्म कितने होते हैं, 44 मध्य शरीर में मर्म कितने होते हैं, 26 ठीक है। इसके बाद जो ग्रीवा के ऊपर कितने मर्म होते हैं, 37 अब जो मध्य शरीर के मर्म होते हैं उसमें 2 प्रकार के मर्म आते हैं, एक उदर में आता है, एक उर में आता है। मतलब इधर फ्रंट का आएगा और एक बैक का आएगा, जिसे हम कहते हैं उदर और उर, छाती का हो जाएगा, और एक कहलाता है पृष्ठ। तो उदर और उर के मर्म कितने होते हैं, उधर के 3 12 पक्ष में 9 और 12 14 उधर किसने में बोला, 3। 14 किसने बोला, 12 होंगे। फ्रंट में 12 होंगे, पीछे 14 होंगे। कभी भी इस तरह भूलना नहीं। अभी सर ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रंट में 12 होंगे, तो जो उर होगा, उर को ही हम लोग वक्ष कहेंगे। तो जो उधर में हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और वक्ष में कितने हो जाएंगे, 9। मैंने तुम्हें याद, लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा बना होता है, दोनों लंग्स ऐसे बने हैं, 9 के जैसा कुछ शेप आ रहा है, 9 के जैसा शेप। तो वक्ष में कितने मर्म होंगे, 9 होंगे। उधर में कितने मर्म होंगे, 3 होंगे, ठीक है। उधर जो होगा ऐसे, जब किसी का अगर पेट निकला हुआ हो तो तुम उसे एनाटॉमिकली देखोगे तो ऊपर का स्ट्रक्चर अलग बनेगा और नीचे का स्ट्रक्चर अलग बनेगा। वक्ष वाला एक उभार आएगा, फिर साथ में पेट का उभार आएगा। प्रेग्नेंट लेडी को देख सकते हो, तो प्रेग्नेंट लेडी में तुम्हें याद हो जाएगा कि उधर में कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा पृष्ठभाग में कितने होते हैं, 40 होते हैं। ग्रीवा के ऊपर कितने होते हैं, 37 होते हैं। ये अपन ने कर लिया, कुल कितने हो गए, 107। फिर दूसरा चलते हैं, परिणाम भेद से मर्म कितने होते हैं। तो परिणाम भेद से मर्म अपन ने याद किया था, सद्य, कालांतर, वैकल्पिक, विसर्जन और रुजागर।
तो इसमें तुम एक नाम याद कर सकते हो, विकास रूबी। वैसे विकास रूबी जो है संख्या के लिए भी हो सकता है, लिख लो साइड में विकास और रूबी। विकास से हो जाएगा, वैकल्यकर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसकी संख्या 44। मैंने तुम्हें कल याद कराया था विचार, विचार याद कराया था 44। तो विकास रूबी लिख लो चारू। विकास तो इसमें क्या हो जाएगा, वैकल्यकर के नीचे 44 हो जाएगा, से कालांतर हो जाएगा उसके 33 हो जाएंगे, फिर नीचे जो सध्या प्राण हो जाएगा उसके कितने हो जाएंगे 19। ये घटते क्रम में देखो 44, 33 और 19। विकास रूबी से अगर याद करोगे तो रुजाकर कितने होते हैं 8 होते हैं, और विसर्लग्न सॉरी हाँ विसर्लग्न कितने हो जाएंगे 3। विकास रूबी 44, 33, 19 फिर 8 और फिर लास्ट में कौन सा हो जाएगा 3। कल मैंने तुम्हें एक तरीके से और याद कराया था कातिया। तो जो कालांतर प्राणायाम होते हैं कितने होते हैं 33। का से कालांतर, ता से 33 हो जाएगा। सद्विचार जो हो जाएंगे वैकल्यकर कितने होते हैं 44। विसर्लग्न 3 ही होते हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाता है, एक स्थपनी हो जाएगा, 2 उच्छेद हो जाएंगे। यही 3 बार में अलावा नहीं है, बहुत आसानी से है। तो तुमने देखा होगा गोली यहाँ मारते हैं या फिर यहाँ मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं ना तो यहाँ मारेंगे या यहाँ मारेंगे, सीधे विसर्लग्न मरने की। अगर कहते हैं ना कि ऐसा मारेंगे कि बचोगे नहीं, तो अगर तुमने गोली निकाली तो मरेगा और गोली अंदर रहेगी तो मरेगा, दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये विसर्लग्न मर्म हो गए। फिर इसके बाद जो हो जाएगा रुजाकर कितने होते हैं 8। तो रूठ जाना याद कर लो, रूठ। रुजाकर जब कोई तकलीफ देता है तो अपन उससे रूठ जाते हैं ना, तो रूठ। तो रुजाकर में कितने हो जाएंगे 8 का ठा। फिर बाकी सद्य प्राण कितने होते हैं 19 होते हैं, ठीक है ये याद हो जाएगा। इसके बाद अपन देखो यहाँ पे इसका गुण भी दिया है, महाभूत दिया है। तो जो होता है सद्य प्राण आग्नेय होता है, आगे जाके तुम पढ़ोगे, क्योंकि इसमें आग्नेय गुण शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसी कारण तेजी से मृत्यु करता है, इसी कारण तेजी से मृत्यु करता है। पढ़ेंगे सही तब। फिर इसका होता है कालांतर प्राणायाम होता है, इसमें 2 गुण होते हैं, सौम्य प्लस आग्नेय। तो तुमने किसी आदमी को देखा होगा एक बहुत गुस्से वाला होता है, उसके पास जाओगे तो ऑन द स्पॉट कोई भी एक्शन करेगा, ज्यादा सोचेगा नहीं। जैसे गैंगस्टर होते हैं, उनके पास गए तो आग्नेय वाले समझ लो, सीधे उनके गए तो वो सीधे एक ही डिसीजन लेंगे कि मारना है कि छोड़ना है ना। लेकिन अगर जो उससे थोड़े कमजोर वाले के पास जाते हैं, जो थोड़े से डरपोक होंगे, तो उनमें ना सौम्य गुण भी थोड़ा सा आ जाता है। तो ज्यादा गुस्सा आएगा तो आग्नेय दिखाएंगे, और कम गुस्सा आएगा तो सौम्य गुण दिखाएंगे अपना। तो कालांतर में क्या हो जाएगा, सौम्य और आग्नेय दोनों गुण होते हैं, उसी के पास का है। इसके बाद होते हैं जो वैकल्यकर मर्म होते हैं वो सौम्य होते हैं। जैसे कि सिंह इज किंग मूवी था ना, उसमें जो वो थे कौन थे, सिंह इज किंग था कि दूसरी चीज, जिसमें वो सेठी भाई जो है बहुत दिल के शरीफ है, उन्होंने से मेरी एक टांग तोड़ी है, वो है वैकल्यकर मर्म, है ना। सौम्य थे, दिमाग के दिल के अच्छे आदमी थे, इसीलिए सौम्य थे, तो उन्होंने केवल छोड़ दिया, तो वैकल्यकर विकलता उत्पन्न करके छोड़ दिया। फिर दूसरा जो आता है विसर्लग्न होता है। विसर्लग्न जो होता है जब तक शल्य है तब तक है, इसमें वायव होता है, क्योंकि यहाँ पे शल्य फंसा हुआ है तो उसके कारण वायु रुकी हुई है, जैसे तुम शल्य को निकालोगे वायु निकल जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद होता है रुजाकर्म होता है, इसमें रुजाकर्म में दोनों चीज आती है, आग्नेय प्लस वायव। अग्नि से जल जाने के कारण भी रुजा होती है और वायु के कारण भी रुजा होती है, तो आग्नेय और वायव ये मर्म याद कर लोगे। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय सौम्य हो जाएगा, फिर सौम्य आएगा, फिर नीचे देखो वायव आएगा, आग्नेय प्लस वायव होगा। तो पहले और लास्ट के दोनों में आग्नेय गुण है, इतना दिमाग नहीं लगाने का है, इसमें सिंपल सा याद हो जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सद्य प्राणायाम में कौन सा महाभूत है, बोलो। आग्नेय। आग्नेय। कौन सा होगा जी सर। कालांतर, सौम्य और आग्नेय। वैकल्यकर सेठी भाई है ना, तो वैकल्यकर में क्या है सौम्य हो जाएगा, हो जाएगा विसर्जन जाएगा, नाम में आ रहा है मतलब होता है नहीं, संलग्न मतलब होता है शल्य को निकाल दे, तो वहां पे वायु ही, और जो रुजाकर हो जाएगा आग्नेय प्लस वायव हो जाएगा, संख्या तुमने गिन ली। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं मर्मों के प्रकार। तो मर्मों के प्रकार कल अपन ने कर लिया था, बहुत ज्यादा इसे डिटेल नहीं करेंगे। हस्ततल के प्रमाण के जो मर्म है एक बार मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करेंगे हस्ततल प्रमाण, गुदा से। गुदा कितने अंगुल का होगा, 4 अंगुल का होगा, उसके ऊपर क्या होगा, 4 अंगुल। उसके ऊपर गुदा बस्ती के ऊपर, नाभि के ऊपर, वो कंठ शिराएं, नाभि के ऊपर हृदय, नाभि के ऊपर हृदय, हृदय के ऊपर
नीला मन्या नीला कंठशिरा। कंठशिरा ठीक है, इसके बाद कंठशिरा के ऊपर क्या जाएगा? श्रृंगाटक माउथ के अंदर सिंगाटक। सिंगाटक से ऊपर क्या जाएगा? सीमंत क्या? सीमंत सिंगाटक के ऊपर सीमंत। सीमंत के बाद क्या जाएगा? कुर्च एक था ना हाथ में कुर्च थे। हाथ में क्या कुर्च जाएगा? क्या बचेगा? कुर्च। तो कुछ दो कुर्च इधर हो जाएंगे, छिप्र मान के इधर दो कुर्च हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे। तो छिप्र के दोनों तरफ दो दो कुर्च हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 कुर्च। ये तुमने पढ़ लिया। कितने हो? 9 मर्म जो होते हैं हस्ततल प्रमाण के होते हैं। जो कल नहीं किए थे फिर से वीडियो देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये 29 सुश्रुत ने भी बताया और अष्टांग हृदय ने भी बताया, कोई डिफरेंस नहीं है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय दोनों के ही हस्ततल प्रमाण के कितने होते हैं? 29। इसके बाद मैंने तुम्हें याद कराया था 3 अंगुल के प्रमाण के। क्या बताया था? तीजा कपूर। तीजा कपूर किसका हो जाएगा? 3 अंगुल प्रमाण का जानू होता है और कूपर होता है। तो जो जानू पर होता है सेम होता है। नी जॉइंट को अपन जानू बोलते हैं, एल्बो जॉइंट को कूपर बोलते हैं। जब यही चीज भाव प्रकाश में जाओगे तो उसमें याद कर लेना दूजा कपूर। सुश्रुत का तीजा कपूर होगा और भाव प्रकाश का दूजा कपूर। तो दूजा से क्या हो जाएगा? 2 अंगुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जानू और कूपर। ठीक है, नोट कर लिए। वाग्भट का भी यही होगा, तीजा कपूर 4 अंगुल। नहीं सॉरी, संख्या 4 है उसकी, 3 अंगुली है। ठीक है, 2 अंगुल के प्रमाण में अपन ने याद किया था 2 गुम। 2 गुम याद किए थे ना। तो 2 अंगुल का क्या हो जाएगा? गुल्फ हो जाएगा, मणिबंध हो जाएगा। गुल्फ कहते हैं अपन को एंकल जॉइंट, मणिबंध रिस्ट जॉइंट को कहते हैं। भाव प्रकाश ने भी इसकी संख्या यही बताई, 2 अंगुल प्रमाण का ही। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ गड़बड़ कहाँ किया उन्होंने? दूजा कपूर। ठीक है, भाई दूज बनाते हैं ना, भाई दूज कपूर। भाई दूज कपूर याद कर सकते हो। तो भा से भाव प्रकाश हो जाएगा, दा से 2 हो जाएगा, जा से जानू हो जाएगा और कपूर से क्या हो जाएगा? कूपर हो जाएगा। इसके बाद देखो एक अंगुल प्रमाण। तो मैंने कल एक छोटा सा कोड बताया कि उर्वी बेटा कक्षा में पार्श्व और मूल की सफाई करो कुर्च सिर से। उर्वी बेटा कुर्च सिर से कक्षा के पार्श्व और मूल की सफाई। तो उर्वी 1 अंगुल प्रमाण का हो जाएगा। बेटा से विटप हो जाएगा, 1 अंगुल प्रमाण का हो जाएगा। फिर कक्षा हो जाएगा तो कक्षधर 1 अंगुल प्रमाण का हो जाएगा। कुर्च सिर 1 अंगुल प्रमाण का हो जाएगा। और इसके बाद जो पार्श्व संधि 1 अंगुल प्रमाण का है और स्तन मूल भी 1 अंगुल प्रमाण का है। ये टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं। क्लियर? 29 4 अंगुल प्रमाण के हैं, 4 जो है 3 अंगुल प्रमाण के हैं, 4 2 अंगुल प्रमाण के हैं और जो 16 है वो 1 अंगुल प्रमाण के हैं। 16 1 अंगुल प्रमाण के। इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब कितने हैं? आधा अंगुल प्रमाण के। कल अपन ने किया था। वृद्धि कितने अंगुल का होगा? आधा अंगुल तल हृदय कितने अंगुल का होगा? आधा अंगुल होगा। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं। लेकिन भाव प्रकाश ने तल हृदय 2 अंगुल का बताया, बाद में लिख लेना। अभी अभी पहले इसको सुन लो। तल हृदय कितना हो जाएगा? आधा अंगुल। अच्छा ये बताओ इंद्रवस्ती कितने अंगुल का होगा? आधा अंगुल। उर्वी आधा एक अंगुल का अरे 1 अंगुल। ठीक है, आड़ी 1 अंगुल आड़ी आधा अच्छा विदुर आधा त्रिकाटिका त्रिकाटिका कुकुंदर आधा अंगुल हृदय हृदय 4 और बस्ती 4 अंगुल 4 अंगुल और जानू जानू 2 3 अंगुल 2 2 अंगुल। आधा अंगुल ठीक है, 3 अंगुल और जानू 3 अंगुल का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये अपन ने किसके कर लिए? सुश्रुत के कर लिए। बगल में देखो अष्टांग हृदय का लिखा है, 5वें चैप्टर सारी के 5वें चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया। तो गुल्फ मणिबंध और स्तन मूल इनको उन्होंने 6 बताया, जो 6 संख्या में 2 अंगुल प्रमाण के होते हैं। वाग्भट की 3 चीजें 2 अंगुल प्रमाण की है, गुल्फ मणिबंध और स्तन मूल। तो वाग्भट कहाँ हुए थे? मूल में, किसी गहरी गुफा में जाके गुम हो गए होंगे। तो वाग्भट कहाँ गुम है? मूल में। ऐसे याद करना। तो गुम हो जाएगा, गुल्फ हो जाएगा, मणिबंध हो जाएगा, मूल हो जाएगा। वाग्भट 2 बार मूल में गुम गए, ऐसा याद करना। ठीक है, गुल्फ मणिबंध और स्तन मूल कितने हो जाएंगे? 2 अंगुल प्रमाण के हो जाएंगे। इसके बाद चलते 1 अंगुल प्रमाण वाग्भट का देखते हैं। तो वहां उन्होंने 12 किया। तो क्या कम कर दिया? देखो क्या कम किया है? कम क्या किया है बताओ? इसमें कम क्या किया है बताओ?
स्तनमूल और पार्श्वसंधि। स्तनमूल और पार्श्वसंधि। तो बस गुरु ने क्या आदेश दिया, उर्वी बेटा कुर्च सिर ले आओ, हम खुद ही सफाई करेंगे। तो कितने हो गए, 5 4 बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उर्वी हो जाएगा, बेटा से विटप हो जाएगा, कक्षधर हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, और कुर्च सिर आ जाएगा। उर्वी बेटा कक्षा में कुर्च सिर ले आओ, बस इतना याद कर लो। पार्श्व संधि और स्तनमूल जुड़ जाएगा तो किसका हो जाएगा, सुश्रुत का हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे कितने मर्म हो जाएंगे, सुश्रुत में 54 मर्म आधा अंगुल के हैं, जबकि वाग्भट में कितने, 56 मर्म आधा अंगुल के। अब तक 56 मारे वाग्भट ने। ठीक है, अच्छा चरक में और कहा आया था 56 टर्म, चरक 56 भाव, 56 प्रत्यंग, 56 प्रत्यंग और भाव। ठीक है, सुश्रुत के कितने प्रत्यंग थे, 56 61 60 61 आवाज नहीं आई, 61 61 पढ़े तो सब हो ना, आंसर 1 2 क्यों दे रहे हो। अच्छा भाव प्रकाश ने कितने बताए, आवाज कट रही है, 38। ठीक है, भाव प्रकाश के 38 हो गए, और इसके काश्यप के 87, 87। काश्यप ने संध्या कितनी बताई है, 87 काश्यप ने संध्या 381 381 381 सही है, 381 सही है। 81 याद कराना था, इसलिए 381 पर फोकस करवाया। 381 क्या हो जाएंगी, संध्या हो जाएंगी, काश्यप के अनुसार हो जाएंगी। 87 क्या हो जाएंगे, प्रत्यंग हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर से लौटाओ मर्म पे, ये हो गया अपना। अब इसके बाद देखते हैं मर्मों का घातक, काश्यप के 87 है, काश्यप के प्रत्यंग 87 है। ठीक, तो मर्मों का घातक काल हो जाएगा। हाँ, आपने भाव प्रकाश वाला क्या बताया था, एक मर्म बताया था भाव प्रकाश ने, दूजा कपूर, और Yes, sir. उनके 2 अंगुल प्रमाण का होता है, वो मैं भी और भी ओके भाव प्रकाश देखो, जो ये होता है ना तल हृदय मर्म, है ना, देखो ये जो ये पोर्शन बनता है ना, ये क्रीज, ये कहलाती है तल हृदय मर्म। जो होती है इसके अनुपूर्व में मध्य में क्या होता है, तल हृदय मर्म, ये पोर्शन, और ये कितना होता है, 1 अंगुल प्रमाण का। देखो ये 1 अंगुल आ रहा है ना, पर भाव प्रकाश ने यही चीज कितना बोला है, 2 अंगुल प्रमाण। जब पैर में यही चीज देखते हैं तो पैर में ये स्ट्रक्चर बनता है, तो जो अंगूठा होता है और जो इंडेक्स फिंगर होती है पैर में, बड़ी उंगली, इसके बीच में क्षिप्र मर्म होता है, और जो क्षिप्र मर्म होता है उनकी तरफ, दोनों तरफ जो उभार होता है, अपने पैर की बॉल देखो, जो बॉल होती है ना आगे अंगूठे के पास, तो पैर की बॉल और चारों उंगलियों की बॉल, उसके बीच में होता है क्षिप्र मर्म, उन दोनों के बगल में होता है, दोनों के लेफ्ट और राइट में क्षिप्र मर्म के बीच में क्या होता है, कुर्च मर्म होता है। 2 अंगुल का दोनों तरफ हो जाएगा, कितना, 4 अंगुल प्रमाण का कुर्च मर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद देखते हैं इसका घातक काल देखते हैं। तो घातक काल में आता है सद्य प्राणहर मर्म कितने होता है, 7 दिन में, 7 से सद्य, 7 से 7 दिन। अपन लोग बहुत सारी चीजें 7 दिन करते हैं। ये बताओ स्नेहन कितने दिन तक करते हैं, कितना, 3 to 7 days, 3 रात्रि या ज्यादा फिर नहीं करते। अच्छा शल्य कर्म करते हैं, तो अर्श का शल्य कर्म में एक शल्य कर्म का दूसरे शल्य कर्म कितना अंतर होता है, 7 days, ठीक है। जो जलौका रखते हैं उसका घट कितने दिन में बदलते हैं, 7 दिन में, जो रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठ विकार में नस्य करने को बोला है, वो कितने दिन में करने को बोला है, 7 दिन, चक्रपाणी और सुश्रुत ने कितने दिन में बोला है, फिर 3 दिन याद रखना। ठीक है, तो अपन इतनी सारी चीजें 7 वाली रिपीट कर ली। तो सद्य प्राणायाम कितने दिन में मृत्यु करता है, 7 दिन में करता है। तो जो कार्यक्रम होगा वो कितने दिन में करेगा, 1 पक्ष या 1 मास, दुगना कर देना, 7 का दुगना करोगे 1 पक्ष आ जाएगा, और 1 पक्ष का दुगना करोगे 1 माह हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है विसलग्न हो जाएगा। तो विसलग्न कब तक जीवित रहेगा व्यक्ति, जब तक शल्य अंदर रहेगा, तब तक वो जीवित रहेगा। पर सुश्रुत ने इसके बारे में एक, अगर मान लो किसी के तीर या यहाँ पे भाला घुसा हुआ है, कुछ भी है, अगर वो खुद पक के बाहर आ रहा है तो व्यक्ति जीवित रह सकता है।
विसलग्न मर्म में अगर शल्य फंसा हुआ है, तुम निकाल दोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर बॉडी खुद उसे पका के बाहर निकालेगी तो वो बच जाएगा। चाहो तो बगल में लाइन लिख लो कि विसलग्न मर्म में जब तक शल्य रहेगा तब तक जीवित है, पर यदि शल्य अपने से पक के बाहर आता है तो उसके जीवित होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मत लिखना चांसेस, पर वो जीवित रहेगा ऐसा लिखना। सुश्रुत में पढ़ेंगे, फिर से देख लेना, नोट पे कंप्लीट कर लो। वैकल्य कर्म मर्म में क्या हो जाएगा, शरीर में स्थायी विकलता उत्पन्न करता है। सेठी जी ने क्या किया था, सेठी भाई ने उसकी एक टांग तोड़ दी थी, तो स्थायी विकलता आई ना, और एक टांग टूट गई तो वो पूरी जिंदगी चलेगी, तो स्थायी विकलता हुई। फिर इसके बाद चलते हैं रुजा कर्म मर्म में आते हैं। तो रुजा कर्म मर्म क्या होता है, तीव्र वेदना देता है ना। जब कॉलेज में दिल टूट जाता है तो दर्द होता है ना, तो वही क्या हो जाएगा, रुजा कर्म मर्म कितने हो जाएंगे, तीव्र वेदना करता है। तो ठीक है, यदि अज्ञ वैद्यों द्वारा चिकित्सा की जाए तो विकलता को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या होता है, जब दिल टूट जाता है तो अच्छे दोस्त मिलते हैं तब तो ठीक है, वो समझ जाता है। अच्छे दोस्त नहीं टूटे तो क्या हुआ, मिले तो क्या करता है, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर पागलपन आ जाएगा, दारू पीने लगेंगे। तो स्थायी विकलता आ गई ना उसमें, जो पूरी जिंदगी उसके साथ चलेगी फिर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। दिल कॉलेज के बाद भी टूट सकता है। हाँ ठीक है, कभी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मर्माघात के लक्षण देखते हैं। तो मर्माघात में क्या हो जाएगा, जो मर्म का आघात है, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि मांस में अगर चोट लगती है तो मांस से भरे हुए सब्सटेंस बाहर आएंगे। मांस में क्या भरा होगा, थोड़ा सा जल भरा होगा, सिरा है, धमनी है, स्नायु है वहां पे, है ना। तो सिरा कट जाएगी उसके कारण ब्लड आएगा, धमनी कट जाएगी उसके कारण ब्लड आएगा। अब यही चीज जब अस्थि पे आघात हो जाएगा तो अस्थि जब टूटेगी तो उसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होगी। साथ में उसके अंदर का भरा हुआ जो रेड बोन मैरो है वो बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो स्नायु मर्म पे अगर आघात होता है तो क्या हो जाएगा, चोट लगेगी तो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बॉडी उसकी, टेढ़ी, जैसे सैटिक मर्म पे आघात होता है तो उससे दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, यहाँ पे सिरा मर्म आता है। तो सिरा के कटने पे क्या होगा, फ्रेश ब्लड आएगा। सिरा के कटने पे फ्रेश ब्लड आएगा, वो गाढ़ा होगा, और उसके कारण जब शरीर से खून ज्यादा बाहर आएगा तो उसे चक्कर कमजोरी जैसे शब्द आएंगे ना, चक्कर कमजोरी होगी। इसके बाद जो दूसरा आता है धमनी मर्म पर आघात, तो धमनी में क्या होगा, शब्द के साथ होगा। थोड़ा अजीब चीज है, धमनी में शब्द आएगा। तो धमन्या धमन्या ऐसा करके भी तुमने याद किया था। तो जहाँ पल्सेशन होगा वहां पे तो शब्द आएगा, सॉरी गलत, हाँ, यहाँ पे शब्द पल्सेशन होगा तो वहां पे साउंड आएगा ही, और रक्त स्राव हो जाएगा और रोगी संज्ञा रहित हो जाएगा। तो ठीक है, मांस मर्म पे आघात से क्या हो जाएगा, निरंतर रक्त स्राव। और रक्त स्राव की स्थिति तुम्हें कहाँ मिलेगी, सिरा मर्म पे भी मिलेगी। लेकिन जो वहां पे सिरा मर्म बताया, सांद्र व अति रक्त स्राव बताया। जब वही चीज धमनी में भी जाओगी तो शब्द के साथ रक्त स्राव, 3 प्रकार का रक्त आ रहा है। निरंतर वर्ड आएगा तो वो किसमें आएगा, मांस मर्म में। अगर वहां पे सांद्र और अति रक्त स्राव आएगा तो वो किसमें आएगा, सिरा में आएगा। सा से सांद्र, सा से सिरा। और जब वही शब्द के साथ आएगा तो वहां पे होगा धमनी मर्म। धमनी के साथ आएगा तो, शब्द के साथ आएगा तो धमनी मर्म आएगा, 3 में रक्त स्राव आएगा। फिर इसके बाद दूसरा अपन चलते हैं, अगर मांसोदक के सदृश से स्राव हो रहा है, तो मांस वर्ड उसमें आ रहा है ना, तो मांस वर्ड आ रहा है तो मांसोदक सदृश से स्राव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो अस्थि मर्म पे एक लक्षण आता है, सर्वावस्थासु न शांतिर अस्थि। तो अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती तो तुमने देखा होगा वो इधर उधर लौटता पोड़ता रहता है, उसे भी किसी भी कंडीशन में आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ा तुमने। अब इसी तरह पढ़ा था सर्वावस्थासु न सर्वलाभा। तो सर्वावस्थासु न सर्वलाभा किसमें था, भग्न में, भग्न में, कांड भग्न में। ठीक है, कांड करेंगे तभी तो शर्म आएगी ना, तो कांड भग्न याद रखना, भग्न बस नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है स्नायु मर्म पर आघात। तो स्नायु मर्म क्या कहलाते हैं, लिगामेंट और टेंडन हो जाएंगे। तो जैसे क्या होता है, सियाटिक नर्व होती है, वो भी इसी में आ जाएगी। तो सियाटिक नर्व, सियाटिका के पेशेंट को तुमने देखा होगा पैर को सिकोड़ के बैठता है या फिर फैला के बैठता है ना। एक मतलब एक आक्षेप हो गया ना, संकोच हो गया ना उसकी बॉडी में, स्तब्धता, एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, सवारी करने पर खड़े व बैठे होने को उसे दर्द होता है। बस में किसी ट्रेवल में करता है तो उसे तकलीफ होती है। सिरा मर्म पे आघात में क्या हो जाएगा, रक्त का स्राव हो जाएगा, भ्रम, प्यास और हिक्का मुंह और मृत्यु। तो मृत्यु किसमें, सिरा मर्म के लक्षण पे बताया है। फिर धमनी मर्म में क्या हो जाएगा, शब्द के साथ झाग युक्त स्राव हो जाएगा और रोगी संज्ञा रहित हो जाता है। समीपस्थ मर्मों में आघात। तो समीपस्थ मर्मों में आघात हो जाएगा तो जो तुमने आघात का लक्षण देखा उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें कल बताया था, एक वर्ड बताया था सकावय, बताया था। सध्या कन्वर्ट होता है कालांतर में, कालांतर कन्वर्ट होता है वैकल्य में।
सकावय। जो सद्य के समीप आघात होगा तो कालांतर में परिवर्तित हो जाता है, कालांतर के आघात समीप होता है तो वैकल्यकर में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद बताया था मैंने विसलग्न, और विसलग्न के बाद बताया था मैंने क्या, वैकल्यकर। यहाँ पे विसलग्न मर्म वैकल्यकर में परिवर्तित हो जाएगा, और वैकल्यकर जो हो जाएगा रुजाकर में हो जाएगा, और रुजाकर वाला जो है अल्प वेदना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विसलग्न हो जाएगा, वैकल्यकर में हो जाएगा, विसलग्न वैकल्यकर क्या हो जाएगा, रुजाकर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संध्या प्राणायाम मर्म हो जाएगा, ये अपन संहिता में ही आ जाते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, इसमें बगल में वाग्भट का लिखा हुआ है धमनी मर्म 9 कहे हैं। तो जो धमनी मर्म 9 कहे हैं, गुदा 1 होता है, अपिस्तंभ 2 और विदुर 2 और श्रृंगाटक 4। ये 9 मर्म जो होते हैं ये किसके होते हैं, धमनी मर्म होते हैं, जो किसने बताया, अष्टांग हृदय ने बताया। तो यहाँ पे देखो गुदा, अपिस्तंभ, विदुर, श्रृंगाटक, इसमें लिख लो GABS, GABS, गुदा, अपिस्तंभ, विदुर और श्रृंगाटक। गुदा, अपिस्तंभ, विदुर और श्रृंगाटक। ऐसा भी याद कर सकते हैं, गुड़िया अब विदुर का श्रृंगार करेगी, तो याद रह जाए तुम्हें, अगर GABS से दिक्कत होती है, गुड़िया विदुर का श्रृंगार करेगी। तो 1 होंगे, इसमें श्रृंगाटक जो होते हैं 4 हैं तुम्हें मालूम है, और गुदा 1 ही मर्म होता है, तो बचे हुए 2 नाम क्या होंगे, 2 अंगुल, 2 होंगे संख्या में। ठीक है, वो भी ये भी याद हो जाएगा। चलो अब इसके बाद ना इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी कि सद्य प्राणायाम में मुख्य विकृति इंद्रियार्थ ग्रहण नाश की होती है। मतलब उसमें जो अपने सेंसेस होते हैं सबसे पहले वही डिस्टर्ब होते हैं। इंद्रियार्थ ग्रहण नाश कहने से क्या मतलब है, सेंसेस, इंद्रियार्थ ग्रहण नाश होगा। इसमें एक लाइन लिखी, कालांतर प्राणायाम में मुख्य विकृति धातु क्षय की होती है। तो जब धातु क्षय होती है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। कालांतर प्राणायाम में मुख्य विकृति धातु क्षय की है। पार्श्व संधि को तिर्यक मर्म भी कहते हैं, पार्श्व संधि को तिर्यक मर्म भी कहते हैं। उसके ऊपर एक लाइन और लिखी है कि क्षिप्र नामक कालांतर प्राणहर मर्म एवं तल हृदय मर्म सद्य प्राण नहीं होने पर भी 2 चीजें आती हैं, एक क्षिप्र आता है, एक तल हृदय आता है। क्षिप्रातल, क्षिप्रातल या क्षिप्रा हृदय जो भी याद करना है। क्षिप्र यहाँ का जो मैंने बताया था ये मर्म, और तल हृदय यहीं पे। ये 2 मर्म ऐसे होते हैं जो कालांतर प्राण मर्म होते हैं, पर फिर भी ये तुरंत मारक होते हैं, सद्य मारक होते हैं। आगे बताएंगे इसको। ये क्षिप्र मर्म होता है और ये तल हृदय मर्म होता है, क्योंकि इनका कहना ये है कि जब इनमें आघात होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड बहेगा और जल्दी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि सुश्रुत में एक लाइन ऐसा पढ़ोगे कि शाखाओं के कटने पर व्यक्ति जीवित हो जाता है, बच जाता है।